लाल बाबा राइस स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। एक बड़ी खबर मिल रही है। देखिए, 30 अक्टूबर को एनडीए घोषणा पत्र जारी करने वाला है। जी हां, बिहार चुनाव के लिए एनडीए का घोषणा पत्र जारी होगा 30 तारीख को, जिसमें एनडीए का क्या विजन है, क्या कुछ योजनाएं एनडीए लाना चाहती है, इसका जिक्र होगा। तो 30 तारीख को यानी कि 30 अक्टूबर को एनडीए घोषणा पत्र जारी करने जा रहा है बिहार चुनाव के लिए। और आपको बताते चलें, आज के दिन महागठबंधन घोषणा पत्र जारी कर रहा है। बता दें आपको, एनडीए पटना में घोषणा पत्र जारी करने वाला है। एनडीए के घटक दलों के नेता इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। 30 तारीख को, 30 अक्टूबर को एनडीए घोषणा पत्र जारी करने वाला है सभी घटक दलों के नेताओं के साथ। और एक और बड़ी खबर इस वक्त की, प्रशांत किशोर को निर्वाचन आयोग का नोटिस। 2 वोटर आईडी मामले में निर्वाचन आयोग ने नोटिस जारी किया है। 2 राज्यों की मतदाता सूची में प्रशांत किशोर का नाम, बिहार और बंगाल की वोटर लिस्ट में नाम होने के आरोप। और इसी मामले में दरअसल बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने खुलासा किया था और कई गंभीर आरोप भी लगाए थे नीरज कुमार ने। उन्होंने कई साजिश के आरोप भी लगाए। दरअसल 2 वोटर आईडी का ये मामला है। बताते चलें आपको, प्रशांत किशोर का वोटर आईडी बंगाल में भी है और बिहार में भी है। हालांकि प्रशांत किशोर की पार्टी का ये कहना है, उनके जो प्रवक्ता है उनका ये कहना है कि कैंसिलेशन प्रोसेस में है। लेकिन अब ये मामला निर्वाचन आयोग के संज्ञान में है। निर्वाचन आयोग ने नोटिस जारी किया है। 2 वोटर आईडी मामले में निर्वाचन आयोग ने नोटिस जारी किया है प्रशांत किशोर को। दरअसल 2 राज्यों की मतदाता सूची में प्रशांत किशोर का नाम है। बिहार और बंगाल 2 राज्यों में वोटर लिस्ट में नाम होने के आरोप हैं और ये मुद्दा नीरज कुमार ने उठाया था। आपको बताते चलें कि कई गंभीर आरोप भी लगाए थे और आरोप ये भी लगाए थे बीजेपी की तरफ से। दरअसल ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि कहीं टीएमसी के साथ मिलकर कोई साजिश, कोई गंभीर साजिश तो नहीं की जा रही है। आने वाले दूसरों को नैतिकता की दुहाई देने वालों का खुद का हाल ये है, जब खुद के घर शीशे के होना तो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं उछाला करते। तो आप देखिए, इस मामले को लेकर के बीजेपी और एनडीए के तमाम जो नेता हैं वो आरोप लगा रहे हैं और कहना है कि ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, प्रशांत किशोर के 2 राज्यों में वोटर आईडी होने का ये मामला है। फिलहाल क्या नोटिस भेजा गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से? देखिए, बिल्कुल जनसुराज के सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर और पूरी ताकत के साथ 239 सीटों पर जो है ये चुनाव लड़ने वाले हैं, जहां भी कैंपेनिंग भी इनका चल रहा है। लेकिन इस बीच 2 जगह से निर्वाचक सूची में इनका नाम दर्ज होने का मामला प्रकाश में आया है और सीधे शो कॉज किया गया है। और शो कॉज में ये कहा गया है कि अगले 3 दिनों में यानी 72 घंटे के अंदर जो है प्रशांत किशोर अपना पक्ष रखें कि आखिर बिहार के करगहर बिहार के जो करगहर हैं विधानसभा क्षेत्र, यहाँ पर इनका निर्वाचक सूची में नाम दर्ज है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र के संत हेलेन स्कूल में क्रम संख्या 621 में इनका नाम दर्ज है। तो कुल मिलाकर वोटर आईडी का भी हवाला दिया गया है कि बिहार में करगहर जो है, यहाँ पर पहचान पत्र संख्या IUI 3123718 है। तो किस परिस्थिति में इनका पश्चिम बंगाल में भी नाम दर्ज है, जबकि नियम के मुताबिक जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा है उसके मुताबिक 1 से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति जो है रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकता है, उनका नाम दर्ज नहीं हो सकता है। ऐसे में प्रशांत किशोर क्या जवाब देते हैं 72 घंटों में? लेकिन फिलहाल जो है निर्वाची पदाधिकारी और निर्वाचन विभाग ने जो एक्शन लिया, ऐसे लग रहा है कि परेशानी बढ़ सकती है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए रजनीश। तो जाहिर तौर पर अब 2 राज्यों में वोटर लिस्ट में नाम होने का ये जो मामला सामने आया है, ये कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की मुश्किलों को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। बढ़ते खबरों में आगे, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र के छोटका सांखे में जनसभा की और इस दौरान उन्होंने आरजेडी पर
बड़ा हमला बोला है। ओवैसी ने कहा है कि बिहार में जिसकी 3% आबादी है उसका बेटा डिप्टी सीएम बन जाता है, जबकि जिसकी 17% आबादी है उसे सीएम या फिर डिप्टी सीएम बनने का मौका नहीं मिलता है। उन्होंने कहा है कि ये सामाजिक न्याय नहीं, राजनीतिक भेदभाव है। ओवैसी ने लोगों से एआईएमआईएम प्रत्याशी अनस सलाम को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की है। जिसकी आबादी 3% की नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि अब की बार उनका उप मुख्यमंत्री राजद से होगा, और जिसकी आबादी 17% है उनका कोई नामो निशान नहीं है। अगर कोई बिहार में कहता है कि अब के बार मल्ला का बेटा डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा, तो मैं पूरे आप तमाम से एक सवाल और एक फिक्र देकर जाना चाहता हूं कि क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता? क्या अब्दुल का बेटा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता? क्या मोहम्मद का बेटा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता? क्या अनस सलाम आपका विधायक नहीं हो सकता? महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने सीएम का चेहरा घोषित कर दिया है। आज हम तेजस्वी प्रण पत्र जारी करने जा रहे हैं और अगले 5 साल कैसे काम करना है ये बताएंगे। हम चाहते हैं कि एनडीए अपने सीएम के नाम की घोषणा करे, उनके पास क्या योजनाएं हैं, क्या विजन है और वो बिहार को कैसे आगे ले जाएंगे ये बताएं। तो हमने एक रोड मैप तैयार किया है, ऐसा तेजस्वी कह रहे हैं कि एक विजन दिया है और हम स्पष्ट हैं कि बिहार को नंबर 1 बनाएंगे। साफ बात है, हम लोगों के तरफ से सीएम का चेहरा भी घोषित है और आज हम लोग जो है बिहार के लिए हमारी क्या योजनाएं रहेंगी अगले 5 साल के लिए, यानी जिसको आप तेजस्वी प्रण पत्र भी कह सकते हैं, घोषणा पत्र जो हम लोग आज जो है जारी करेंगे। लेकिन हम तो चाहते हैं एनडीए की तरफ से कि उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा और उनका घोषणा पत्र अब तक क्यों नहीं आया, उनका विजन क्या है। देखिए, महागठबंधन संयुक्त रूप से बिहार में चुनावी मैनिफेस्टो जारी करने वाला है, जिस पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि मैनिफेस्टो बिहार और बिहार के लोगों के लिए बनाया गया है और ये मैनिफेस्टो उनके हक और अधिकार के लिए बनाया गया है। मैनिफेस्टो में बहुत कुछ बिहार के लिए सौगातें हैं और कोई ऐसा नहीं कि एहसान है। बिहार का जो हक जो उसको 20 साल से बिहार को नहीं मिला, हमारे मैनिफेस्टो में वो हक उसको दिलवाने का। बिहार चुनाव में नेता प्रचार और भाषणों के साथ ही पोस्टर से भी जनता में अपनी छाप छोड़ने में लगे हुए हैं। पटना में आरजेडी कार्यालय के बाहर पोस्टर में तेजस्वी यादव का पोस्टर लगाया गया है, जिसमें उन्हें नायक दरअसल बताया गया है। देखिए, ये नायक वाली पोस्टर जिसमें नायक लिखा हुआ है, बिहार का नायक। ऐसे में इस पोस्टर पर खूब सियासत हो रही है। इस बीच देखिए तेज प्रताप यादव का एक बड़ा बयान, जननायक पर बोले तेज प्रताप। इनका कहना है कि राहुल और तेजस्वी जननायक नहीं है, कर्पूरी ठाकुर थे जननायक। तेज प्रताप का यह कहना है और ये भी कह रहे हैं कि मेरे पिता लालू प्रसाद भी जननायक हैं। तेजस्वी पर पिता की छत्र छाया है, ये भी कहते हुए सुनाई दिए हैं तेज प्रताप। तो आपको बताते चले कि जननायक एक ऐसा शब्द और एक ऐसी उपलब्धि भी कह सकते हैं जिसको लेकर के पूरे राज्य भर में कहीं ना कहीं सियासत हो रही है। ऐसे में तेज प्रताप अपने छोटे भाई के लिए ही ये कह रहे हैं कि वो जननायक के लायक नहीं है। उनका कहना है कि तेजस्वी जननायक नहीं है, कर्पूरी ठाकुर जननायक थे। देखिए, जननायक कौन होते हैं, पोस्टर में जिनका ऊपर में है सभी जननायक, कर्पूरी जी, लोहिया जी, अंबेडकर, महात्मा गांधी, ये लोग जननायक हैं। अब जनता क्या चाहती है, जो लोग जननायक बता रहे हैं, जननायक नहीं बताना चाहिए। लालू जी भी जननायक थे, इन्होंने आपकी बारी सिद्धि जी ने कहा। लालू जी तो थे ही, लेकिन लालू जी का राहुल गांधी पे और तेजस्वी जी पे छत्र छाया है। छत्र छाया, एक मिनट रुकिए ना भाई, छत्र छाया हटा करके, जैसे मेरे ऊपर छत्र छाया नहीं है, हमारे ऊपर गरीब जनता का, बिहार की तमाम युवा का, नौजवान का छत्र छाया है, जिसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, अपने बलबूते पे करके दिखाएंगे।
तेजस्वी यादव को देखिए जननायक बताने पर उनकी ही पार्टी के बड़े नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने एक बड़ा बयान दिया है। सिद्दीकी ने कहा है कि तेजस्वी यादव को जननायक बनने में अभी वक्त लगेगा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव लालू प्रसाद की राजनीति के विरासत हैं और उनकी राजनीति पर खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। भाई जननायक बनने में उनको समय लगेगा, इसलिए समय लगेगा कि वो लालू की विरासत हैं और उनकी राजनीति पे खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझको लगता है आने वाले दिनों में लालू जी जननायक कर्पूरी ठाकुर के पद चिन्हों पर चलेंगे तो जननायक उनको भी कहेगा लोग। बिहार के चुनावी मौसम में खुद को जननायक बताने की होड़ पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने निशाना साधा है। चिराग पासवान ने यह कहा है कि ये लोग अभी तक एक बार सीएम भी नहीं बने हैं और खुद को जननायक मानने लगे हैं। ये बेहद ही हैरान करने वाली बात है। ये दो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जेडीयू का पोस्ट जिसमें जनसेवक लिखा गया है नीतीश कुमार के पोस्टर पर, और आरजेडी का एक पोस्टर है जिसमें बिहार का नायक बताया गया है तेजस्वी यादव को। इतने बड़े हो गए हैं आप, इतने बड़े हो गए हैं कि आप अपने आप को आप जननायक मानने लग गए हैं। बताइए, इतने सालों के परिश्रम, संघर्ष, समर्पण के बाद जो उपाधि हमारे पूर्वजों को दी गई है, आप तुरंत, अभी तो आप कुछ हुए नहीं, एक बार आप मुख्यमंत्री तक आप नहीं बने हैं और आप अपनी तुलना उन महानायकों के साथ आप करने लग गए हैं जिन्होंने सही मायनों में बिहार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने का कार्य किया। तो देखिए, एक तरफ आरजेडी अपने नेता तेजस्वी यादव को नायक बता रही है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक तेजस्वी को नालायक कह रहे हैं। अब देखिए, दरअसल अजय आलोक ने तेजस्वी के उस बयान पर पलटवार किया, उन पर निशाना साधा है जिसमें तेजस्वी ने रेलवे के द्वारा 12,000 ट्रेनें चलाने के दावे पर सवाल खड़े किया था। अजय आलोक ने तेजस्वी के द्वारा एसआईआर को लेकर दिए गए बयान पर भी निशाना साधा है। ये लोग क्रॉनिक झूठा हो गए, हताशा, निराशा, विक्षिप्तता, मानसिक विक्षिप्तता आ गई है। जान रहे 14 को क्या होगा, कुछ से कुछ, कभी 2.5 करोड़ नौकरी दे देंगे, कभी 50 लाख का पेंशन बांटने लगेंगे। ये देखने नहीं, सब होता है, मेंटल डिरेंजमेंट जब होती है। तेजस्वी तो कह रहा है कि जनता बिहार की जो है वो सरकार को बदलने का मूड बना चुकी है, अब सिर्फ परिणाम आने बाकी है। बस परिणाम ही आएंगे, ये नेता विपक्ष भी नहीं रहेंगे, गारंटेड लिख लीजिए, परिणाम ही आने हैं 14 तारीख को। हम लोग एसआईआर के मामले पे भी तेजस्वी कह रहे हैं कि ये तो पहले से तय था, इसमें नया क्या है। बिल्कुल सही बात है, पूरे देश में होना है, बिहार से शुरुआत हुई है, बिहार मॉडल पूरे देश में चलेगा। ये कहते हैं इसमें नया क्या है, कांग्रेस को दिक्कत है एसआईआर में, स्टालिन को संदेह लगता है एसआईआर में। हम बोले ना, ये सब पागल हो चुके हैं। आज अखिलेश यादव भी जननायक बनने लगे। देखिए, बिहार का चुनाव इन दिनों कुछ ऐसे ही मुद्दों पर आगे बढ़ रहा है। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी को कांग्रेस ने जननायक बता दिया, जिस पर एनडीए नेताओं ने खूब बवाल किया और टाइटल चोरी का आरोप लगाया। तो आरजेडी ने तेजस्वी यादव को नायक बताया, जिस पर एनडीए ने तेजस्वी यादव को खलनायक तक बता दिया। वहीं जवाब में जेडीयू ने नीतीश कुमार के लिए जनसेवक का पोस्टर जारी किया है, जबकि बिहार की राजनीति के केंद्र में सुशासन, जंगल राज और विकास बनाम विनाश का मुद्दा हमेशा से छाया रहा है। देखिए, जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप यादव आज बेगूसराय पहुंचे, जहां उन्होंने तेघड़ा विधानसभा क्षेत्र में जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार सत्यप्रकाश सिंह के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने ये कहा कि आज बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, रोजगार लोगों को मिल नहीं रहा है। तेज प्रताप ने कहा है कि अगर उनका हाथ मजबूत होगा तो तेघड़ा विधानसभा क्षेत्र में रोजगार सृजन किया जाएगा ताकि पलायन रुक सके। युवा नौजवान भटक चुका है, भूखमरी है, बेरोजगारी है, रोजगार नहीं है, पलायन करना पड़ रहा है। लेबर मजदूर जो है वो बाहर जा रहा है, विदेश जा रहा है, लेकिन यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बिहार में कोई उद्योग नहीं है। कैमूर में मंत्री जमा खान का विरोध, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का भारी विरोध हुआ और संबोधन के दौरान विरोध में जमकर नारे लगे। भगवानपुर के कसेर गांव में दरअसल ये सभा थी और मंत्री के सामने लोगों ने खूब नारेबाजी की, उनके विरोध में ही वहां पर नारे लगने लग गए और वहां से उनको किसी तरीके से निकलना पड़ गया। तो आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर मंत्री जमा खान के विरोध में नारेबाजी हुई। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के यहाँ पर विरोध में खूब नारेबाजी लोगों ने किया है।
जी हो गया जी नहीं जिनकी प्रेरणा से आप लोग ऐसा कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। कटिहार के बलरामपुर विधानसभा स्थित चापाखोर गांव में कांग्रेस सांसद तारिक अनवर और माले विधायक दल के नेता महबूब आलम को जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ा। अल्पसंख्यक बहुल इलाके में दोनों नेताओं को जनता ने विकास के मुद्दे पर घेरा और जबरदस्त आक्रोश दिखाया। दोनों नेताओं को किसी तरह उससे इलाके में प्रचार छोड़ करके निकलना पड़ गया। और आपको ये बता दें कि पिछले कई बार से विधानसभा चुनाव में माले के जो नेता हैं महबूब आलम को वोट देकर के विधायक बनाने के बावजूद यहाँ पर क्षेत्र में विकास नहीं होने पर लोग जो थे वो नाराज थे और इसी वजह से इस बार उनका लोगों ने विरोध किया। नहीं नाम की नहीं है, जाने का सवाल नहीं है, यहाँ नाम की नहीं है। आप घेर रहे हैं क्या घेरेंगे? आज मेरा मौका है, आज ही तो हम कर सकते हैं आपको ना। सुनिए ना भाई, बोलिए मार के भगाना होगा, ऐसा नहीं होगा। आज ही तो हम कर सकते हैं आपको ना। अब देखिए, छठ पूजा खत्म होते ही उम्मीदवार चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। फुलवारी शरीफ सीट जिस पर महागठबंधन का कब्जा है और इस बार एनडीए के उम्मीदवार श्याम रजक एनडीए के पाले में करने के लिए एड़ी चोटी एक कर रहे हैं। इस सुरक्षित सीट को जीतने के लिए घर घर जाकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। श्याम रजक आरजेडी छोड़ जेडीयू में शामिल हुए, जिनके चुनावी कैंपेन का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। फुलवारी शरीफ से एनडीए के उम्मीदवार श्याम रजक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। श्याम जी, कितने बजे निकल जा रहे हैं घर से? हम 6 बजे घर से निकलते हैं और उसके बाद रात में 10 बजे तक लौटते हैं। तो नाश्ता पानी हो रहा है? सुबह से कुछ हुआ? नाश्ता पानी जनता खिला देती है, जहाँ मन होता है वहाँ। जनता के द्वारा जो हमारे मालिक है मतदाता, वो मुझको भूखे नहीं रखते हैं, हर जगह कुछ न कुछ खिला देते हैं। कैसा माहौल दिख रहा है? माहौल, पूरी जनता एक पक्षीय है, नीतीश कुमार जी के पक्ष में है। लेकिन आपके विरोधी भी तो कह रहे हैं कि भाई सरकार हमारी बनने वाली है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से कोई रोक नहीं सकता है। वो सपने देखें, 14 तारीख के बाद वो पटना में रहेंगे कि कहाँ रहेंगे, विदेश भागेंगे, इसका कोई हिसाब किताब नहीं। अच्छा श्याम जी, इस बार क्या मुद्दा देख रहे हैं? इस बार पहली बार हम लोगों ने देखा है कि भाई सम्मान और विकास, ये पूरे बिहार का सबसे बड़ा हमारा मुद्दा है। नीतीश कुमार जी ने 2005 से बिहार की जो छवि कलंकित थी, उस छवि को बनाने का काम किया। खास करके फुलवारी ही देख लीजिए, जिस तरह से सजाने का संवारने का काम किया। जिस जगह आप घूम रहे हैं, ये एक गुमनाम जगह हो गया था। लोग दिन में भी आने में डरते थे। आज यहाँ कानून व्यवस्था सुदृढ़ है और यहाँ की लड़कियों के लिए कोई कॉलेज नहीं है, उनको पटना शहर में जाना पड़ता। तो एक महिलाओं के लिए कॉलेज और रोजगार के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ पर हर तरह की सुविधा हो चुकी है। इसलिए यहाँ निवेशकों को ला करके यहाँ की इंडस्ट्री भी खुलवाएंगे, ताकि फुलवारी के लोगों को रोजगार मिले और शिक्षा से जोड़ने के लिए जो महादलित लोग हैं, उनकी बच्चियाँ नहीं पढ़ पाती हैं, वहाँ हम शिक्षा की नई व्यवस्था के तहत हर एक मुसहरी जो है, टोले जो है, वहाँ हम प्ले स्कूल खोलेंगे और प्ले स्कूल के माध्यम से हम उन बच्चियों को हम शिक्षा से जोड़ेंगे। सरकार ने जो शिक्षा की व्यवस्था की है, उसके बाद वो आकर्षित होंगे। तो फुलवारी शरीफ में इंडस्ट्री और जो दलित बालिका हैं, उनके शिक्षा की बेहतर व्यवस्था करेंगे। लेकिन साथ में वो ये भी दावा करते हैं कि 5 पांडव एकत्रित हैं और जीत एनडीए को। बहरहाल अब गेंद जनता के पाले में है कि वो क्या फैसला करती है। कैमरामैन राहुल के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, फुलवारी शरीफ। बेगूसराय से एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर सिंघौल थाना क्षेत्र के पास में भीषण सड़क हादसा हो गया है। हादसे में जिला परिवहन के पदाधिकारी राजीव कुमार और सदर अंचल अधिकारी राहुल कुमार और ओएसडी रंजीत कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तीनों को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देखिए, जानकारी के अनुसार तीनों अधिकारी एक ही गाड़ी से सिमरिया घाट का निरीक्षण कर लौट रहे थे।
तभी वाहन अनियंत्रित होकर के डिवाइडर से टकरा गई और टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं डीटीओ, सीओ और ओएसडी जो हैं घायल बताए जा रहे हैं और तीनों जो थे एक ही गाड़ी में बैठे हुए थे। बेकाबू गाड़ी डिवाइडर से जा टकराई जिसकी वजह से अगला हिस्सा जो है गाड़ी का देख सकते हैं आप बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है। और देखिए दिल्ली से एक बड़ी खबर इस वक्त। दिल्ली सचिवालय के बाहर हल्की बूंदाबांदी, क्लाउड सीडिंग के बाद कुछ जगहों पर हल्की बारिश। दिल्ली में कुछ इलाकों में हल्की बारिश देखी गई है। तो बताते चलें आपको, दिल्ली सचिवालय के बाहर बूंदाबांदी, क्लाउड सीडिंग के बाद कुछ जगहों पर हल्की बारिश। और दरअसल ये बताया जा रहा है कि दिल्ली में आर्टिफिशियल रेनिंग कराई गई है और उसकी वजह से कुछ इलाकों में बताया जा रहा है कि बूंदाबांदी देखी गई है। दिल्ली सचिवालय के बाहर क्लाउड सीडिंग के बाद हल्की बारिश होती हुई दिखाई दी है। चलिए और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।